अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मालाकंड यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वफाकी वज़ीर मुराद सईद और PTI मालाकंड डिवीज़न के सदर और चेयरमैन सवाद फजल हकीम खान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली मियाँ जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ बयान के बाद सियासी कशीदगी में इजाफा होने लगा। दूसरे शहरों की तरह मेलसी में भी कौमी खुशहाली सर्वे का आगाज़ हो गया है। डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर मलिक जावेद का कहना था कि गवर्नमेंट टीचर्स घर घर जाकर सर्वे मुकम्मल कर रहे हैं और 100% मयार और मिकदार को देखा जा रहा है। सर्वे की मालूमात की बुनियाद पर हुकूमत के मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम, वतन कार्ड, खिदमत कार्ड, सेहत कार्ड के लिए भी घरानों का तयन किया जाएगा। नूरपुर थल से ज़िमनी इलेक्शन के लिए बैरिस्टर मौज़म कल्लू हल्का PP 84 पर नून लीग के उम्मीदवार नामजद। नून लीगी MPA मलिक वारिस कल्लू मरहूम की खाली नशिस्त हल्का PP 84 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून के मलिक वारिस कल्लू मरहूम के साहबजादे बैरिस्टर मलिक मौज़म शेर कल्लू को उनकी रिहाइशगाह रोड थल में पुरवकार तकरीब में उम्मीदवार नामजद कर दिया। DIG पूंछ राशिद नईम खान और कमिश्नर पूंछ डिवीज़न मसूदुर रहमान ने MTBC के ताउन से पार्किंग और जनाजा गाह के लिए बनाई गई जगह का इफ्तिताह किया। के बच्चे कल के रोशन मुस्तकबिल हैं। इनकी बेहतर तरबियत में वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा का अहम रोल है। खानपुर में मरकजी इमाम बारगाह दरबार हुसैन ट्रस्ट में जश्न आमद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद हुआ, जिसमें सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली गई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मालाकंड यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वफाकी वज़ीर मुराद सईद और PTI मालाकंड डिवीज़न के सदर और चेयरमैन सवाद फजल हकीम खान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली मियाँ जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ बयान के बाद सियासी कशीदगी में इजाफा होने लगा। चंद रोज़ कबल निजी TV के प्रोग्राम में मियाँ जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ा बयान और एहतजाज के बाद शेखुपुरा में सियासी कशीदगी बढ़ने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून के सिटी जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ थाना B डिवीज़न में मुकदमा दर्ज करवाया तो लीगी कारकुनान ने भी थाना A डिवीज़न में सूबाई वज़ीर बराए कुदरती आफात मियाँ खालिद महमूद के बेटे सिटी सदर PTI मियाँ तैमूर खालिद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दायर कर दी। PTI कारकुन ने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियाँ रफ़ाकत को शहर में लगी फ्लैक्स उतारने से मना किया तो उन्होंने साथियों की हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते
ہوئے الزامات کو سیاسی انتقام قرار دیتے ہوئے بے بنیاد قرار دے دیا۔ دوسرے شہروں کی طرح میلسی میں بھی قومی خوشحالی سروے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ آفیسر ملک جاوید کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ ٹیچرز گھر گھر جا کر سروے مکمل کر رہے ہیں اور 100% معیار اور مقدار کو دیکھا جا رہا ہے۔ سروے کی معلومات کی بنیاد پر حکومت کے مختلف سماجی پروگرام، وطن کارڈ، خدمت کارڈ، صحت کارڈ کے لیے بھی گھرانوں کا تعین کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف شہروں کی طرح تحصیل میلسی میں بھی قومی خوشحالی سروے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس قومی خوشحالی سروے میں ہمارا مقصد ہے تحصیل میلسی کے تمام گھرانوں کا سروے کرنا۔ ہمارا مقصد ہے کہ 100% اس کی کوریج کرنا اور اس سروے میں جو سروے کرنے والے ہیں وہ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں جو اس سروے میں حصہ لے رہے ہیں، اور ہماری یہ میلسی تحصیل کے لوگوں سے، عوام سے اپیل ہے کہ اس قومی خوشحالی سروے کو کامیاب بنائیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی معلومات صحیح درج کروائیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے اور آئی جی پنجاب جناب انعام غنی کی خصوصی ہدایت پر ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے پولیس لائن ٹوبہ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہمارے نمائندے شہزاد انور کی اس رپورٹ میں۔ ایک شجر جو اگتا ہے، ایک سانس ہمارے چلتی ہے، ایک شجر کے گرنے سے ایک۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے وژن کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے آئی جی پنجاب جناب انعام غنی کی خصوصی ہدایت پر ڈی پی او ٹوبہ رانا عمر فاروق نے محکمہ جنگلات کے تعاون سے پولیس لائن ٹوبہ میں اپنے ہاتھوں سے پودا لگایا۔ ڈی پی ٹوبہ رانا عمر فاروق نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پچھلے سال پولیس لائن تھانوں اور چوکیات جو پودے لگائے تھے، پورے سال ان کی بہترین نگہداشت کی۔ ڈی پی ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے کہا آج اس کو ہم نے شرمندہ تعبیر بھی کیا اس کو آپ کو، اور اسی طرح اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ تمام تھانوں میں فی تھانہ 500 درخت جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں۔ اس مہم کے تحت محکمہ جنگلات کے تعاون سے پولیس لائن ٹوبہ میں 500 پودے لگائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں تھانہ جات اور چوکیات میں 6000 سے زیادہ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر کامران سلامت، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر بہار حسین بٹی اور ترجمان ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس محمد عطا سمیت محکمہ جنگلات اور پولیس کے افسران و ملازمین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، سلامتی اور امن کے لیے دعا بھی مانگی گئی ہے۔ کیمرہ مین علی احمد کے ساتھ شہزاد انور، MM5 نیوز، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ نورپور تھل سے ضمنی الیکشن کے لیے بیرسٹر معظم کلو حلقہ PP 84 پر نون لیگ کے امیدوار نامزد۔ نون لیگی MP ملک وارث کلو مرحوم کی خالی نشست حلقہ PP 84 پر ضمنی الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون کے ملک وارث کلو مرحوم کے صاحبزادے بیرسٹر ملک معظم شیر کلو کو ان کی رہائش گاہ روڈ تھل میں پروقار تقریب میں امیدوار نامزد کر دیا۔ تقریب میں سابق MNA ملک شاکر بشیر اعوان، سابق وفاقی وزیر محترمہ سمیرہ ملک، سابق صوبائی وزیر ملک محمد آصف با ایڈوکیٹ سمیت مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور حلقے کے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DIG پونچھ راشد نعیم خان اور کمشنر پونچھ ڈویژن مسعود الرحمان نے MTBC کے تعاون سے پارکنگ اور جنازہ گاہ کے لیے بنائی گئی جگہ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کمشنر پونچھ ڈویژن اور DIG پونچھ سردار راشد نعیم کے علاوہ DC باغ ندیم احمد جنجوعہ، SP باغ مرزا زاہد کے علاوہ دیگر شخصیات بھی شامل تھیں۔ کرونا وائرس کے مریضوں میں واضح کمی کے باعث بعض ممالک میں لاک ڈاؤن میں نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور کچھ ممالک کرونا کی شرح بلند ہونے کے باعث لاک ڈاؤن کی جانب بڑھ رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس وقت کرونا ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ اسی صورتحال کو جاننے کے لیے ہم نے اٹلی میں موجود اپنے نمائندے سید وجاہت علی، برطانیہ سے عمر عباسی اور UAE سے فہد آصف سے رابطہ کیا ہے۔ جی وجاہت، بتائیے گا کہ اٹلی میں اس وقت کرونا کی شرح میں اضافے کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے؟ میں اس وقت میلان شہر میں موجود ہوں اور کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دن بدن کرونا کے کیس بڑھنے کی وجہ سے میلان شہر کو سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ میلان اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بار، ریسٹورنٹ اور ہوٹل صرف اور صرف ہوم ڈیلیوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر بیٹھ کر کھانے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ریڈ زون کی پابندیاں
ईस्टर हॉलीडेज तक जारी रहेंगी। उसके बाद इसके बारे में फैसला किया जाएगा कि इनमें नरमी की जाए या इनको इसी तरह बरकरार रखा जाए। और जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा है कि कोरोना वैक्सीन जुमे के दिन से दोबारा देना शुरू कर दी गई है और यूनिवर्सिटी बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड की तरफ से एस्ट्राज़ेनेका बनाई गई थी वो शुरू की गई है। और बाकी जहाँ तक बात रही ईस्टर हॉलीडेज़ की, तो वो इस दफ़ा इटली के बिल्कुल रौनक नहीं होंगे। लोगों को अपने घर पर ही रहकर उनको इंजॉय करना होगा। जी वजाहत हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करते हैं यूएई का। जी फहद बताइएगा कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र यूएई रमज़ान की आमद के सिलसिले में क्या इक़दाम उठा रहा है? जी शुक्रिया। हमेशा जैसा कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर जो है वो जारी है, यूएई के अंदर भी कोरोना से बचाव के इक़दाम को जो है वो बहुत करीब से देखा जा रहा है यहाँ के हुक्काम के जानिब से। आपको बताते चलें कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन की बात की जाए तो यूएई ने इस वक्त अपनी कुल आबादी की 50% से ज़ायद आबादी को जो है कोविड-19 से वैक्सीन जो है वो फराहम कर दी है, जिसकी वजह से हालिया दिनों में कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें भी नुमाया कमी आई है। आपको बताएं कि रमज़ान की आमद के साथ साथ यहाँ हुक्काम की जानिब से कोविड-19 SOPs का भी जो है ऐलान किया गया, जिसके अंदर इशा और तरावी की नमाज का जो दुरानिया है उसको 30 मिनट तक रखा गया है। और साथ साथ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि अगर लोग अफ्तारी प्रोवाइड करना चाहते हैं मुस्तहकीन के लिए तो उनको ऑनलाइन तरीक़ों से जो है वो अफ्तारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि लोगों के जमा होने का जो है वो अंदेशा जो है वो ना रहे। और इसके साथ आपको बताते चलें कि यूएई की मजमूई तौर पे कोविड से निपटने की जो स्ट्रैटेजी रही है वो बहुत कामयाब रही है, जिसके अंदर टेस्टिंग शामिल है, SOPs शामिल हैं और यहाँ जो है मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया गया पहली वेव के बाद। और हुकूमत ने जो है अपने SOPs पे अमल यकीनी बनाते हुए इन केसेस के अंदर जो है वो नुमाया कमी जो है वो यकीनी बनाई है। जी शुक्रिया। जी फहद हमारे साथ ही रहिएगा। और अब चलते हैं बरतानिया की जानिब। जी उमर अपडेट कीजिएगा कि बरतानिया में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल कहां तक पहुंचा है और लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया हमशा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानिया के मरकजी शहर लंदन में, और जहाँ तक कोरोना की वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो अब तक 25 मिलियन से ज़्यादा अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई है। और बोरिस जॉनसन जो कि बरतानवी वज़ीर आज़म है, उन्होंने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आवाम से शेयर किया कि 15 अप्रैल तक 50 साल से ज़ायद अफराद के लिए कोरोना की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बना दिया जाएगा। और जहाँ तक बात की जाए लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में सिलसिलावार कमी की जाएगी, जिसमें बेसिकली पहले 8 मार्च को तमाम स्कूलों को ओपन कर दिया गया था। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 25 मार्च को तमाम आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी जाएगी, जो कि अवाम के लिए एक बड़ी खुश आइन बात है। और अगर सब चीज़ें गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक रहीं तो 21 जून तक मामूलात ज़िंदगी को पहले की तरह बहाल कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर अब्बासी बरतानिया से, फहद आसिफ यूएई से और वजाहत अली इटली से हमें अपडेट कर रहे थे। इस साल जारी होने वाली बरतानवी इमिग्रेशन पॉलिसी में कुछ नई वीज़ा कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं। क्या इनमें पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी कुछ मौक़े मौजूद हैं? इस बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया है बरतानिया में मौजूद बैरिस्टर राशिद असलम से। जी राशिद साहब, हमारे नाजरीन के लिए वजाहत कर दीजिए कि स्टूडेंट वीज़े के अलावा भी क्या हमारे नौजवानों के लिए कोई नई वीज़ा कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए जो मौके हैं वो तो बहुत वसी हैं। इसमें हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, क्योंकि हमारे उधर नौजवान हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं। इस वक्त वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अपनी जो पूरी वहाँ पे खिदमत दे रहे हैं, उसके नतीजे में मैं खुद कई नौजवानों से मिला हूँ जो कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में या बाकी शुबा जिंदगी में जो है बड़ी अच्छी डिग्रीज लेके, एजुकेशनल बैकग्राउंड लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक स्टार्टअप वीजा है कि अगर वो नौजवान जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पेमेंट्स मौजूद नहीं है तो वो यहाँ पे स्टार्टअप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 2 से 3 जरूरी चीजें हैं। सबसे पहले तो आपके पास कोई बिजनेस आइडिया होना चाहिए, जो इनोवेटिव किस्म का बिजनेस आइडिया हो, वो पहले कहीं यहाँ पे यूके में ना हुआ हो, वो बिल्कुल न्यू आइडिया होना चाहिए। दूसरा, उसकी वायबिलिटी होनी चाहिए कि वो आइडिया जो है अगर उसको आप बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो बिजनेस बन सकता है।
तीसरा उसकी स्केलेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप वो आइडिया के जरिए बिजनेस डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप यहाँ पे कम से कम कुछ लोगों को जॉब्स उनकी क्रिएशन कर सकें, जॉब्स दे सकें। तो ये सारा मकसद है स्टार्टअप वीजे का। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लोगों के लिए जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने डिग्रीज कंप्लीट की हैं या अभी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट किया है, उनके पास इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज है, तो वो इस वीजा में अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बैरिस्टर साहब, अब ज़रा ये भी बताइएगा कि बरतानिया में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए क्या मौक़े हैं और मुस्तकबिल में क्या वो अपनी फैमिली को भी वहाँ सेटल कर सकते हैं? जी हाँ, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट है आपके पास तो उसकी एक और ऑप्शंस मौजूद है, उसकी बल्कि काफी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। उसमें से एक ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पे इनोवेटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब इनोवेटर वीजा में भी वो सिमिलर स्टार्टअप वीजा वाली ऑप्शंस हैं या उसकी कंडीशंस हैं। उसमें सबसे पहले तो ऐसा आइडिया होना चाहिए जो बिल्कुल न्यू हो, जो इनोवेटिव किस्म का आइडिया हो, पहले यूके में कहीं उस आइडिया को पे बिजनेस को एक्सरसाइज ना किया गया, उस आइडिया को एक्सरसाइज ना किया गया। दूसरा उसकी स्केलेबिलिटी हो, उससे आप यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें। तीसरा वो पेमेंट आपके पास ऐसी मौजूद होनी चाहिए कि जो यूके में ट्रांसफर हो सके। अब इसका फायदा ये होता है कि आप 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ले सकते हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली यहाँ पे आ सकती है। वो भी अगर आप 5 साल यहाँ पे पूरे कर लेते हैं तो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मीन्स परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे ले सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया राशिद साहब, हमारे नाजरीन को मुफीद मालूमात फराहम कर रहे थे। झेलम के नवाही गांव कोट बसीरा में मुदस्सिर जाफर शहीद ट्रस्ट के चेयरमैन इंस्पेक्टर रिटायर्ड गुलाम जाफर अवान अपनी मदद आप के तहत ना सिर्फ एक ट्रस्ट चला रहे हैं बल्कि साथ साथ गरीब और नादार बच्चियों की शादी और बीमारों की मदद भी करते हैं। मजीद इस वक्त वहां कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस बारे में मजीद जानते हैं वहां मौजूद MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान से। जी रिजवान, बताइएगा। करो मेहरबानी तुम महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जहां एक तरफ इस दुनिया में हजारों लाखों रुपए अपनी ज़ात पर खर्च करने वाले आपको ढेरों लोग मिल जाते हैं, वही खिदमत करने वालों की भी कमी नहीं। आज हम मौजूद हैं झेलम के नवाई गांव कोट बसीरा में, जहां ऐसी ही एक शख्सियत मुदस्सिर जाफर शहीद ट्रस्ट के चेयरमैन इंस्पेक्टर गुलाम जाफर अवान रहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़ाती काविशों से न सिर्फ अपने शहीद बेटे की याद में एक वेलफेयर ट्रस्ट और मस्जिद बनाई, बल्कि इसके साथ साथ बच्चियों की शादी, बीमार अफराद की माली मावनत की और इलाके में साफ पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए। आइए इनसे मजीद जानते हैं कि ये मखलूक खुदा की खिदमत के लिए और क्या क्या कर रहे हैं। होने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रफाई काम किए जाएँ। उसमें हमने पहले तकरीबन इस इलाके में 30 तकरीबन और घरों में और रोड के ऊपर और रस्तों पर नलके लगवाए। उसके बाद अभी तकरीबन 6-7 लाख का फंड हमने रेज किया कि बच्चियों की जो गरीब बच्चियाँ हैं उनको शादियों के लिए हम 35 सेट जिसकी कीमत तकरीबन 20,000 है वो देते हैं सारे काफ़ी लोगों को जो मुस्तहिक है। उसके बाद जो बीमार आता है उसका इलाज है, बीमारी है, उसको भी जितनी मदद हो, कम से कम जो दूर का है वो 5,000, नज़दीक का है 10,000, 15,000 तक मदद करते हैं और इससे ज़्यादा भी जो मुस्तहिक हो उसको देते हैं बगैर किसी रोल याद के कि वो किस एरिए का है, किस जगह का है। जेलों से लेकर चौटाले तक जो भी आता है उसकी मदद करते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बेटे की शहादत के बाद एक वेलफेयर ट्रस्ट है जो वो कायम की गई है, जिसमें गरीब आवाम की काफ़ी खिदमात हम लोग कर रहे हैं और इसके साथ साथ 25 से 30 मकामात पर इन्होंने नलके भी प्रोवाइड किए हैं, वो भी लगवाए हैं और इसके अलावा एक वेलफेयर ट्रस्ट के साथ साथ इन्होंने मस्जिद भी तामीर करवाई है और ये बहुत ही जोश और जज्बे के साथ इनका कहना है कि हम लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जी खबर शामिल करते हैं मेलसी से। आज के बच्चे कल के रोशन मुस्तकबिल हैं। इनकी बेहतर तरबियत में वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा का अहम रोल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें बच्चों को लाइब्रेरी बुक्स का तारुफ करवाया जाएगा और तारीख़ी कुतुब पढ़ाई जाएंगी। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मेलसी सईद गुलशन ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी। तहसील सादकाबाद की टल्लो रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है, शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आशिक अली खोकर से। जी आशिक खोकर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، تحصیل صادقآباد کی مشہور زمانہ ٹیلو روڈ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور عوام کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر عوام مجبور ہے۔ مزید ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس روڈ کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیلو روڈ جو صادقآباد کی ایک مشہور روڈ ہے، اس وقت بالکل بدحالی کا شکار ہے، جہاں آئے روز حادثات پیش آ رہے ہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم ان کی مدد کے لیے 1122 کو کال کرتے ہیں، تو وہ بھی روڈ کی خستہ حالت کی وجہ سے بہت لیٹ پہنچتے ہیں۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان فوزدار صاحب سے اپیل ہے کہ وہ اس روڈ کے بارے میں نوٹس لیں، ورنہ ہم پرامن احتجاج کے لیے آئیں گے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہری کا یہی کہنا تھا کہ اس روڈ کو جلد از جلد بنایا جائے، کیونکہ عوام یہاں پر بہت پریشان ہے۔ اس روڈ کو بنا کر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ جی خانپور میں مرکزی امام بارگاہ دربار حسین ٹرسٹ میں جشن آمد امام حسین علیہ السلام منعقد ہوا، جس میں سیرت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی گئی۔ خانپور دربار حسین ٹرسٹ میں کراچی کے مشہور علامہ اسد علی شاکری سمیت علامہ طارق حبیب اور دیگر نے اپنے خطابات میں کہا کہ امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عظیم قربانی دے کر پوری دنیا کے انسانوں کو یہ درس دیا ہے کہ باطل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، حق پر ڈٹ جانا ہی حسینیت کا درس ہے۔ ظلم کے خلاف آواز حق بلند کرنا امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتا دیا۔ ظالم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، آخر مٹ ہی جاتا ہے اور حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جشن کے آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کروائی گئیں۔ ملک بھر کی طرح شیخو پورہ میں بھی مولا غازی عباس علمدار کی ولادت باسعادت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مزید جانتے ہیں MM5 نیوز کے نمائندے شیخ سفیان سے۔ جی سفیان، آگاہ کیجیے گا۔ عباس کی کیا جب شان ہے، غازی عباس کی کیا جب شان ہے، جس کا دادا حوالہ ہے ایمان کا، جس کا بابا دو عالم کا مشکل کشا، جس کا بابا دو عالم کا مشکل کشا، جس کے اوصاف کا قاری قرآن ہے، غازی عباس کی کیا جب شان ہے، غازی عباس کی کیا جب شان ہے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شیخو پورہ ایک عظیمی امام بارگاہ میں، جہاں پر مولا غازی عباس علیہ السلام علمدار علیہ السلام کی جشن ولادت کا دن ہے 4 شعبان، جو بہت عقید و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ امام بارگاہ کچھ متولی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید واجد علی شاہ سرپرست اعلیٰ آزاداری کونسل شیخو پورہ امام بارگاہ مائی حاجن کا نائب پریزیڈنٹ، آج شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار علیہ السلام جناب امیر المومنین کے بیٹے امام حسین بادشاہ کے بھائی وفا کا بادشاہ، آج ان کا ولادت کا دن ہے، جو امام بارگاہ مائی شان حسین میں ہم بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور تمام مومنین اس جشن میں، چونکہ آج بہت بڑے وفا شہنشاہ وفا کی ولادت کا دن ہے، تمام مومنین آج نئے کپڑوں کے ساتھ نئے جشن میں تمام مومنین شامل ہو رہے ہیں اور جشن شان حسین میں منایا جا رہا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور متولی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید احسان علی شاہ جوائنٹ سیکرٹری سٹی شیخو پورہ، عزاداری کونسل سٹی شیخو پورہ سے۔ جی آج مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی جشن ظہور مولا غازی علیہ السلام منایا جا رہا ہے شان حسین امام بارگاہ میں، اور بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سید حسین بابر شاہ موجود ہیں، جو چیئرمین ہیں آزاداری کونسل ڈسٹرکٹ شیخو پورہ کے، آئیے ان سے بھی جانتے ہیں ان کا اس حوالے کے اس دن سے کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وہ دن ہے جس شخصیت نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت تو دی، جو رسول اور میرے اللہ کے دین کو اتنا کامیاب کیا، مثال ہی نہیں ملتی۔ آج ان کی آمد کا دن ہے، جن کا کربلا کے میدان میں بازو بھی شہید ہو گئے دونوں، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج 4 شعبان ہے، جناب غازی عباس ابن
अली मौला के बेटे हैं, उनकी आमद का दिन है। इमाम बारगाह शान हुसैन में जश्न जारी और सारी है, सारे मोमिन खुशियाँ मना रहे हैं। आज़ादारी के हवाले से हम सब लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो और ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। अपने इलाके की जो भी इंतज़ामिया हो, हुकूमत वक़्त के साथ मिलजुल के और जितने भी मसलक हैं उनके साथ मिलजुल के इसको आगे लेकर चलें और पाकिस्तान के लिए बेहतरी सोचें। हमारा ज़िला ज़िंदा है, हमारा सूबा ज़िंदा है, हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़िंदा है। ज़िंदाबाद पाकिस्तान, तब बिल्कुल मतवली का यही कहना था कि ये जो 4 शुबान है मौला गाजी इस्लाम अलमदार इस्लाम है, जो हम उनके अकीदो एहतराम में जोशो खरोश से ये दिन मनाते हैं। शेखुपुरा तस्वीर महल रोड मोहल्ला अली पार्क में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप समाजी शख्सियत मोहम्मद उस्मान जोया की काविश पर कार्डियो हॉस्पिटल की मदद से लगाया गया, जिसमें हर तरह का चेकअप और अद्वियात फ्री दी गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख सुफियान अली से। जी सुफियान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा का मोहल्ला अली पार्क में, जहाँ पर मोहम्मद उस्मान की जानिब से, मोहम्मद उस्मान जोया की जानिब से और कार्डिफ हॉस्पिटल की जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़ियादत ये मोहम्मद उस्मान जोया साहब और कार्डिफ हॉस्पिटल के ऑनर जो है हमारे साथ मौजूद हैं वो कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका फ्री मेडिकल कैंप लगाने का क्या मकसद है। पहले मोहम्मद उस्मान जोया साहब से बात करते हैं। जी उस्मान भाई, बताइएगा कि आपका फ्री कैंप लगाने का क्या मकसद है। सर, अहले इलाका के लिए जो है ना वो सेहत के मुतल्लिक़ा सहूलियात, जो डॉक्टर हज़रात जिनकी फ़ीस 1000-2000 से ज़्यादा है, वो यहाँ पे हमने कार्डिफ हॉस्पिटल की हेल्प से यहाँ पे हमने बिठाए थे आज, जहाँ पे फ्री तमाम तरह के चेकअप, तमाम तरह के टेस्ट, तमाम तरह की मेडिसन, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए गए थे। गायनी के वाले से अल्ट्रासाउंड फ्री हुए थे, चेकअप काले पीले जरकान के, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, तमाम तरह का चेकअप फ्री हुआ। फिजियोथेरापिक्स आए, चेस्ट स्पेशलिस्ट आए और इसके अलावा टीबी की दवाई फ्री दी गई। इसके अलावा तमाम तरह का चेकअप था वो हर तरह का दिया गया और अपने डॉक्टर हज़रात जो हैं वो तमाम तरह के जो है ना उन्होंने फ्री चेकअप किया। हम कार्डिफ हॉस्पिटल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया और हम उनके इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी उनके साथ इस तरह की हेल्प लेने की अपील करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ कार्डिफ हॉस्पिटल के ऑनर भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उन्होंने ये फ्री कैंप क्यों लगाया और ये गरीब आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफजाल संदीला मेरा नाम है जी, और मैं कार्डिफ हॉस्पिटल को इस वक्त रन कर रहा हूँ एज ऑनर। और इस फ्री कैंप का मकसद ये है कि जी कि मैं शुरू से ही हम लोग गरीबों के लिए बहुत कुछ सेहत के हवाले से काम करने के बारे में सोचा करते थे और करते भी रहे हैं। तो जैसे ही उस्मान साहब ने हमसे रब्ता किया तो हमने अपनी सर्विसेज को इनके लिए फ़ौरन पेश किया और इस ऐसे पसमानदा इलाके में जहाँ पे लोगों के पास ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटल में पहुँचने की भी कमी है, तो उनके डोर स्टेप में हमने अपने तमाम डॉक्टर्स को यहाँ पे लाके उनका फ्री चेकअप किया ताकि उनको सहूलत हम पहुँचा सकें। जी, इनका यही कहना था कि गरीब आवाम जो 1000-2000 रुपये का टेस्ट नहीं करवा सकती, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे टेस्ट दिया जाए, उनका इलाज मुहैया किया जाए। साथी कैमरामैन टीम के हमरा शेख सुफियान अली, MM5 न्यूज़, शेखुपुरा। छांगा मांगा में फर्नीचर साजी करने वालों की दुकानें सील कर दी गई। दुकान मालकान और मजदूर हुकूमती फैसले और महकमे जंगलात के खिलाफ सरापा एहतजाज है। रिपोर्ट करेंगे छांगा मांगा से ताहिर असगर अंसारी। छांगा मांगा गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की अहकामात पर अमल करते हुए महकमा जंगलात ने पुलिस की बारी नफरी के हमरा फर्नीचर साजी की तमाम दुकानों को सील कर दिया था, जिस पर अहले इलाका ने छांगा मांगा गोल चक्कर के करीब महकमा जंगलात और मौजूदा हुकूमत के फैसले के खिलाफ मेन रोड पर एहतजाज किया। एहतजाजी शुरका का कहना है गरीब आवाम बहुत परेशान है तो हुकूमत नूं ये अपने वज़ीर आज़म नूं सोचना चाहिए भी ये अभी गरीब आवाम किधर जाए। चक 17 दे लोग, चक 18 दे लोग, पोया असल दे, छांगा मांगा दे, बुद्धो की दे, यानी कि जिन्ने भी टोटल गरीब तबका है ये सारा बहुत परेशान है। ये इन्हां दा कोई जल्द तो जल्द हल कढ़ा जाए। ये मजदूर हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, इनका माशी कत्ल बंद किया जाए खुदारा। पहले ही हमारी गवर्नमेंट कुछ देने में अभी तक नाकाम है। मज़ीद और लोगों को ना तंग किया जाए
आप कोरोना की वजह से लोग पहले ही बहुत परेशान हैं और ज़्यादा इनको परेशान ना किया जाए। अपने बच्चे लैके बीवियां लैके बच्चे लैके सारे असी इत्थे आवांगे, रोड भी बंद करांगे। असी फर्नीचर की दुकानें सील करके सैकड़ों अफराद और इनके घरानों का माशी कत्ल कर दिया गया है। महकमा जंगलात ने अपने मुलाजमीन की करप्शन और नाअहली छुपाने के लिए इन महंगाई के दौर में कारोबार बंद करवा कर इन गरीब मेहनत कशों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया है। जी बिल्कुल, शहरियों के आपने तासुरात जाने, इनका यही कहना है कि हम पर रहम किया जाए और आरा मशीनों को खोला जाए। कैमरामैन टीम के साथ ताहिर असगर अंसारी, MM5 न्यूज़, छांगा मांगा। दादू में म्यूनसिपल और पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली शहर के मुतादिद मोहल्लों में गंदगी के ढेर बन गए। शहर के मोहल्ले सूफ लौंड में जमा शुदा पानी तालाब की सूरत इख्तियार कर गया। शिकायत करने के बावजूद भी पानी की निकासी ना हो सकी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एजाज चांडियो। जी एजाज, इस वक्त मौजूद है दादू शहर के सूफ खान मोहल्ला में। मेरे अकब में मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा आपको। ये जो पानी है ये 3 से 4 फुट पानी यहाँ पर जमा है। जब इलाका मकीन से हमने बातचीत की तो इनका यही कहना है कि इस पानी को तकरीबन 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत गया है। शिकायत करने के बावजूद भी ये पानी की जो निकासी आब का जो अमल है वो शुरू नहीं किया गया है। 2 से 3 फुट पानी यहाँ पर जमा होने से ये कहते हैं कि हमारे जो घर हैं, जो दीवारें हैं, उसमें भी ये पानी की वजह से दरारें पड़ गई है। और हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो भी जब बाहर निकलते हैं तो हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने ये मुतालबा किया है हुकाम से कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया जाए और पानी की निकासी आब का अमल शुरू करके हमें रिलीफ दिया जाए। जी अब रुख करते हैं हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके सराय कंडवाल में, जहां पर अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम खिजरी तोगीरी साहब के मज़ार पर उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ मुजम्मिल मुनीर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके सराय कंडवाल में, जहाँ पर अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोहम्मद इब्राहिम खिजरी तोगीरवी साहब के मज़ार पर उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं, जो कि हर साल 19, 20 और 21 मार्च को मुनक्कद की जाती हैं, जिसमें हर किस्म के खिलौनों के स्टॉल के साथ साथ मिठाइयों की दुकानों पर आवाम का समंदर नज़र आता है, जिसमें इलाका भर के उलमाए कराम और अकीदतमंद शिरकत करते हैं। इस मौका पर लोग घोड़ा नाच, पंजाबी विरसा की अजीम खेल कबड्डी, बैल दौड़ से भी लुत्फ़ अंदोज होते हैं। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ मियाँ मुजम्मिल मुनीर, MM5 न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। इंटरनेशनल कश्मीर प्रेस क्लब सऊदी अरब के मरकजी सदर सरदार रज़ाक और मलिक मोहम्मद जहांगीर ने 23 मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 23 मार्च मुमलिकत खुदादाद की तारीख का सुनहरा दिन है। क़याम पाकिस्तान की बदौलत ही मुसलमानों को मजहबी आज़ादी और तरक्की के मसावी हुकूक मैसर आए। यौम पाकिस्तान पर हमें अपनी सिफ़ों में इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की भरपूर इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मौजूद हैं, हम उन्हें यह पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया गया था और उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान के अंदर एक बेहतरीन जमहूरियत चल रही है और हमारा मुल्क तरक्की पे तरक्की कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हम ये कहें कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक एटमी ताकत होने के नाते उसकी अपनी एक हैसियत, अपना एक मकाम है। हम वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की खातिर हमारी जानें कुर्बान है, पाकिस्तान की खातिर हम जाने का नजराना देने के लिए और कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहेंगे। पहले भी थे, इंशाअल्लाह अभी भी हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद स्पोर्ट्स के इंचार्ज आशिक हुसैन चन्ना की जानिब से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का औस्ता मोहम्मद में कबड्डी का शानदार मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर औस्ता मोहम्मद थे। फेस्टिवल में सिंध बलूचिस्तान के मारूफ कबड्डी पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें औस्ता मोहम्मद की कबड्डी की टीम और जिला कंबर शहदाद कोट की टीम के माबैन मैच खेला गया।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान 5 रोज़ा दौरे पर बल्तिस्तान रीजन में मौजूद हैं। बल्तिस्तान के चारों अजला का सरकारी दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने दौरे खरमिंग के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी वर्कर और अमायदीन खरमिंग से मुलाकात के साथ साथ सिविल अस्पताल मेहदीआबाद में एहसास नशोनुमा मरकज़ का इफ्तिताह किया। बाद अज़ी हाई स्कूल मेहदीआबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हाई स्कूल मेहदीआबाद को हायर सेकेंडरी का दर्जा भी दे दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए mm5tv.com।